ठीक। तो ये हमें क्या वेरियस डिस्क, ये क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या तीन एक, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 3 यूनिट की एक स्ट्रिंग इंसुलेटर की, सॉरी 3 यूनिट की एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, जिसमें 3 डिस्क सीरीज में जुड़ी हैं। तो ये कह रहा है जो वेरियस डिस्क हैं, 3 डिस्क हैं, उन पर इतना इतना वोल्टेज है, ठीक है, ये दे रखे हैं 3 वोल्टेज। अब ये कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द मिडिल यूनिट इज़, वो ये कह रहा है मिडिल यूनिट पर वोल्टेज कितना होगा। तो देखो अब हमें पता नहीं है कौन से डिस्क पर कितना वोल्टेज है, ठीक, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि शंट कैपेसिटेंस के कारण किसी भी स्ट्रिंग में प्रत्येक डिस्क पर जो है वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है, असमान होता है। और हम ये पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, कि जो हमारे जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वोल्टेज का, वो शंट कैपेसिटेंस के कारण होता है, ठीक। और यह अनइक्वल कैसे होता है, जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क होती है उस पर सबसे अधिक वोल्टेज होता है, ठीक, कंडक्टर के पास वाली पर सबसे अधिक वोल्टेज होता है, बीच वाली पर उससे कम होता है, और जो टॉवर के पास होती है या क्रॉस आर्म के पास वाली डिस्क होती है उस पर सबसे कम वोल्टेज होता है। तो देखो हम पहचान सकते हैं यहाँ पे, ये क्या कौन सा पूछ रहा है हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूछ रहा है द वोल्टेज अक्रॉस मिडिल यूनिट, मिडिल यूनिट पर कितना कितना वोल्टेज है, ये भी पूछ सकता था कभी सबसे ऊपर वाली पर कितना वोल्टेज है, टॉवर के पास वाली पर या क्रॉस आर्म के पास वाली पर। ये पूछ सकता था कि भाई हमारे पास जो हमारे कंडक्टर के पास वाली डिस्क है उस पर कितना वोल्टेज होगा। तो हम पढ़ चुके हैं ये कि जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क होती है उस पर सबसे अधिक वोल्टेज होता है, उससे ऊपर वाली पर उससे कम होता है, और जो टॉवर के पास वाली या क्रॉस आर्म के पास वाली डिस्क होती है उस पर सबसे कम वोल्टेज जाता है, ठीक। इस प्रकार पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज दे रखे हैं। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, वोल्टेज अक्रॉस द मिडिल यूनिट, मिडिल यूनिट पर कितना वोल्टेज होगा। तो भाई सबसे अधिक वोल्टेज कहाँ आता है, जो कंडक्टर के पास वाली होती है। तो इसमें सबसे अधिक वोल्टेज कौन सा है, 7.4 kV। तो ये तो हमारा नहीं होगा मिडिल यूनिट का, क्योंकि ये सबसे अधिक है। तो ये हमारा कंडक्टर के पास वाली सबसे नीचे वाली डिस्क पर होगा, ठीक। उसके बाद सबसे कम कौन सा, ये है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे कम कौन सी पे होता है, जो टॉवर के या क्रॉस आर्म के पास होती है उस पर सबसे कम पोटेंशियल होता है, ठीक। उसके बाद बीच में जो होती है यूनिट उस पर बीच का रहता है, ठीक, ना सबसे कम होता है ना सबसे अधिक होता है। तो जो बीच वाली यूनिट होगी उस पर बीच वाला हमारा वोल्टेज होगा 6.13 kV, ठीक। तो जो अक्रॉस मिडिल यूनिट पर कितना वोल्टेज होगा, 6.13 kV, ठीक। अब इसी तरीके से इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये भी आ सकता है कि इन वोल्टेज में से टॉवर के या क्रॉस आर्म के पास वाली डिस्क पर या यूनिट पर कितना वोल्टेज होगा। तो कितना होगा 5.25, क्योंकि वह सबसे कम है और उस पर सबसे कम होता है, और कंडक्टर के पास वाले पे सबसे अधिक होता है। तो ये आ सकता है कि इनमें से कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर कितना वोल्टेज होगा। तो वो कितना होगा सबसे अधिक, वो कितना है सबसे अधिक 7.4 kV, ठीक। तो सबसे अधिक कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर, उससे कम बीच वाली पर, सबसे कम क्रॉस आर्म या टॉवर के पास वाली डिस्क पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, इन क्वेश्चन 8 द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज़, अब ये कह रहा है ये क्वेश्चन 8 में स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। भाई क्वेश्चन 8 जी दे रखा है ना, ठीक, ज़रूरी नहीं है भाई वहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा ये पूरा क्वेश्चन इसी में दे रखा होता, ठीक। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट करने के लिए बता दिया इन क्वेश्चन 8, ठीक। क्वेश्चन 8 में जो है ऐसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन 7 कर दिया ना शॉर्ट करने के लिए, हो सकता है ये पूरा इसी में ऐड कर दें, ठीक। तो यहाँ पे 8वां पूरा इसके साथ ऐड कर दें, फिर वो कह दें ये क्वेश्चन दे दें, फिर वो कह दें स्ट्रिंग एफिशिएंसी बताओ। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, B3 मतलब वो सॉरी वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग के अक्रॉस टोटल वोल्टेज, ठीक, अपॉन स्ट्रिंग के अक्रॉस टोटल वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट जुड़ी हुई है स्ट्रिंग सीरीज में, और अपॉन B3 मतलब कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर वोल्टेज इंटू 100% में अगर निकालोगे। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने। भाई यही तो फार्मूला बताया था स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। V मतलब वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद
एन मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन सीरीज इंटू B3 मतलब कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर जो टोटल वोल्टेज है वह, ठीक। इससे हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो हमें अब क्या करना पड़ेगा भाई, स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज के लिए हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा भाई। V इक्वल टू क्या होगा भाई, V1 हमारा दे रखा है, देखो V1 ये है, V2 ये है और B3 ये है। तो पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इन सबको ऐड करने पे तो आएगा V। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5.52 प्लस 6.13 प्लस 7.4, ठीक है, इतना आ गया, ठीक। तो इस सबको ऐड करोगे तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारा 19.05 kV, ठीक। तो V इतना आ गया और V3 हमें मालूम है ये कितना है, V3 7.4, ठीक है। तो हम इफ़िशेंसी, स्ट्रिंग इफ़िशेंसी निकाल लेंगे। तो B कितना आ गया, टोटल वोल्टेज 19.05 अपॉन नंबर ऑफ स्ट्रिंग सीरीज में कितनी जुड़ी है, यहाँ पे तो कितनी बताया इसने, 3 यूनिट जुड़ी है ना, 3 वोल्टेज है 3 यूनिट, तो इंटू 3 नंबर ऑफ यूनिट 3 है और B3 वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट टू कंडक्टर, ठीक है। जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क है उसके अक्रॉस, उस पर कितना वोल्टेज है, तो उस पर सबसे अधिक होता है, तो ये होगा 7.4। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो इफ़िशेंसी निकल के आएगी वो हमारी 85.8% निकल के आएगी, ठीक है, इंटू 100। तो इस तरीके से इफ़िशेंसी निकालते हैं, ठीक। तो हमारा सॉल्व करने पर हमारी इफ़िशेंसी कितनी आएगी निकल के 85.8%, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब देखो वही क्वेश्चन जो मैंने बताया था वही रिपीट हो रहा है। ये क्या कर रहा है, इन क्वेश्चन 8 में 3 वोल्टेज दे रखी हैं अलग अलग यूनिट के अक्रॉस, एक ये दे रखा है, एक ये और ये। अब ये क्या कह रहा है, अब हमें मालूम नहीं है कौन सा किसके अक्रॉस है, ठीक। ये रैंडमली दे दिया। अभी क्या कह रहा है, वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट, जो सबसे टॉप की यूनिट है, मतलब टॉवर के पास की, या ये टॉप की जगह ये भी आ सकता है नियरेस्ट टू टॉवर या नियरेस्ट टू क्रॉस आर्म, ठीक। या फिर टॉप यूनिट, टॉप में भाई टॉप में वही तो होगी। देखो टॉप यूनिट कौन सी है इसमें, देखो ये जो हमारी टॉप यूनिट है भाई, टॉप की भाई बॉटम सबसे कम नीचे ये होगी जो कंडक्टर के पास होती है, मिडिल वाली ये टॉप की यूनिट क्या है, टॉवर से जो कनेक्ट है, टॉवर के पास वाली यूनिट यही तो टॉप है। तो सबसे अधिक इस पर होता है वोल्टेज, उससे कम इस पर, सबसे कम इस पर होता है। तो ये भी आ सकता है टॉप वाली यूनिट, या ये आ सकता है नियरेस्ट टू टॉवर या नियरेस्ट टू क्रॉस आर्म, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने टॉप कह दिया है, द वोल्टेज अक्रॉस टॉप यूनिट। तो टॉप सबसे ऊपर वाली पे कितना होगा, सबसे कम होता है सबसे ऊपर वाले पे। तो इनमें सबसे कम देख लो कौन सा है, सबसे कम 5.52 kV। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ सैग वाले क्वेश्चनों पे। सैग इज़ प्रोवाइडेड इन ओवरहेड लाइन सो डैट, क्यों प्रोवाइड कर जाती है सैग ओवरहेड लाइन में भाई, अगर सैग थोड़ी बहुत प्रोवाइड नहीं करोगे तब क्या होगा, वायर हमारे कंडक्टर जो है हमारे टूट सकती हैं टेंशन के कारण, ठीक है। भाई ज़्यादा टेंशन दे दोगे, थोड़ी सी सैग नहीं छोड़ोगे, तब क्या होगा, हमारे कंडक्टर टूट सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो सैग क्यों प्रोवाइड कर जाती है, पहला है सेफ टेंशन इज़ नॉट एक्सीड, ठीक। सेफ टेंशन क्या है, बढ़ ना जाए, ठीक। रिपेयर कैन बी मेड, कंडक्टर मटेरियल इज सेव्ड, कंडक्टर मटेरियल भी सेव नहीं होता उससे, ठीक। और नन ऑफ अबव, तो क्या होता है, ताकि हमारी सेफ टेंशन बनी रहे, ठीक है, ताकि हमारे कंडक्टर वायर टूट ना जाए, इसलिए हम सैग थोड़ी झोल देते हैं, उसमें थोड़ी ढील देते हैं, जैसे ये है। जैसे ये है, ठीक है, 2 टॉवर हैं, ठीक। 2 टॉवर के बीच अगर हम सैग थोड़ा बहुत झोल ना देंगे, पूरी टेंशन, पूरी तनाव के साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है, टेंशन से,
तब क्या है, टूट सकता है ना कंडक्टर वायर। भाई हवा चली तब भी टूट सकता है, या टेम्परेचर कम हुआ, मान लो ठंड के मौसम में क्या है, तब भी टूट सकता है। ठीक, सिकुड़ता है ना ठंड के मौसम में, तो टूट सकता है। तो इसलिए क्या है, सेफ टेंशन बने, इसलिए थोड़ी बहुत झोल देते हैं हम। ठीक है, तो क्या है, सेफ टेंशन इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक्सीड, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ी वहाँ पे क्या है, सेफ प्रोवाइड कराई जाती है, थोड़ी झोल प्रोवाइड कराई जाती है। सेकंड, इफ़ द स्पैन इज़ इंक्रीज द सैग, स्पैन मतलब टावर के बीच की दूरी, दो टावर हैं उनके बीच की दूरी है, हमने बताया था टावर के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या हो जाती है, सैग बढ़ जाती है। सैग का फॉर्मूला है, सैग का फॉर्मूला होता है S=टू WL²/8 × T। तो ये क्या है, स्पैन, L होती है स्पैन, दो टावर के बीच की दूरी। तो अगर स्पैन बढ़ाएंगे तो हमारी जाहिर सी बात है सैग बढ़ जाएगी। तो इफ़ स्पैन इज़ इंक्रीज्ड द सैग इज़ आल्सो इंक्रीज। ठीक, सैग भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक, और ये टेंशन है, और ये वेट ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर का वजन, भार, ये क्या है, स्पैन, और ये टेंशन, T, तनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन ये है, इसमें ये पूछ रहा है, इफ़ D इज़ डायमीटर ऑफ कंडक्टर एंड T इज़ रेडियस ऑफ थिकनेस ऑफ आइस ऑन इट। ठीक है, आइस लोडिंग बताई थी भी, कंडक्टर पर आइस लोडिंग होती है तो सैग पर क्या प्रभाव पड़ता है, देन वॉल्यूम ऑफ आइस पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर इज़, ये मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, कि भाई आइस लोडिंग होती है तो सैग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो ये आइस लोडिंग होती है तो सैग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला था, डेरिवेट करा था, कितना आया था निकल के, ये जो है देखो वॉल्यूम ऑफ, देखो ये WI निकाला था हमने, वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो ये वॉल्यूम ऑफ, भाई वेट क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमने निकाला था, तो वॉल्यूम देखो ये निकल के आया था हमारा πT × D+T। ठीक है, ये निकल के आया था, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है, जहाँ पे D क्या है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर, T क्या है, रेडियस ऑफ थिकनेस ऑफ आइस, जो उस पर आइस की परत जम गई है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ आइस पर मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कितना होगा हमारा, इतना होगा। ठीक, जो थर्ड इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।